नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप देख रहे हैं द बोनस। रुपए में उतार चढ़ाव के एक बार फिर केंद्र के चर्चा में है। डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी हो या उतार चढ़ाव का सीधा असर देश की इंडस्ट्री, बिजनेस, लागत, मुनाफे और प्रतिस्पर्धा पर पड़ता है। खासतौर पर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर निर्भर इंडस्ट्री पर ज़्यादा असर देखने को मिलता है। आज इस खास बातचीत में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझेंगे। खास मेहमान जुड़ रहे हैं यहाँ पर सीक फैक्ट्री के फाउंडर एंड सीईओ विमर्श भारद्वाज जी। भारद्वाज सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। जी सर, जी नमस्कार। बताइए। आपसे बातचीत करना शुरू करें उससे पहले बताते हैं शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर चर्चा होगी। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रुपए में गिरावट का इंडस्ट्री पर क्या कुछ असर पड़ता है, कैसे इसका इम्पैक्ट हम लोग इंडस्ट्री पर देखते हैं, ये समझने की कोशिश की जाएगी। इसके बाद हम लोग समझेंगे कि रुपए में गिरावट या उतार चढ़ाव का एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या कुछ असर पड़ता है, और आखिरी में समझेंगे कि रुपए में उतार चढ़ाव से बिजनेस को कितना जोखिम है और ये जो रिस्क फैक्टर है इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। बातचीत करना शुरू करते हैं सर। भारद्वाज सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जिस तरह से चीज़ें निकल कर आ रही, हम लोग रुपए में देख रहे हैं लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, हालांकि अभी 90-89 के बीच के एक दायरे में नज़र आ रहा है। सर, इसका इंडस्ट्री पर कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ पर क्या इम्पैक्ट आप देखते हैं, कहाँ कहाँ प्रभाव और असर डालता हुआ नज़र आता है ये? एमएसएमई में देखा जाए तो जितनी भी एमएसएमई है उनको मशीनरीज की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अभी इंडिया एक फैक्ट्री के रूप में देश भर में उभर कर आ रहा है, जो वर्ल्ड की फैक्ट्री बन सकता है। उसके लिए इनको जितनी इंपोर्ट करनी है मशीन्स, उनके ऊपर सीधा ही रुपए का असर पड़ता है। अगर रुपया गिरावट पे आता है तो उनको डॉलर में पेमेंट करनी है, जिससे इनका बहुत सारा हमारा डॉलर इंडिया से बाहर जाता है। तो ओवरऑल जितना भी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए जितनी मशीनरी चाहिए उतनी उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। उसी हिसाब से डॉलर का जो प्राइस इंप्रूव हो जाता है। अगर ऑयल खरीदा जाता है उसका भी प्राइस हमारे को सीधा ही अफेक्ट करता है कि ऑयल प्राइस बढ़ेगा, जिससे लोकल ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा और जो भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए उसका प्राइस भी अकॉर्डिंगली बढ़ जाएगा। तो सीधा इफेक्ट पड़ने का यही रीजन है। अगर इसी तरीके से रुपया टूटता रहा तो हमारे ऊपर इंपोर्ट का बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। सर, हम लोग और इंपोर्ट, देखा जाए, जी सर, जी जी प्लीज़ कंटिन्यू। देखा जाए तो हमारा देश इस टाइम पे जितना इंपोर्ट करता है उससे कम एक्सपोर्ट करता है। ट्रेड डिफिसिट करीब करीब पूरे एक साल में 2024 से 2025 लगभग $100 बिलियन का था, जिसमें कि हमने इंपोर्ट किया $900 बिलियन और हमने एक्सपोर्ट किया सिर्फ $800 बिलियन। ये अप्रोक्सीमेशन है पिछले साल का। हम्म। अगर मैं इस टाइम पे मैं चीन में हूँ, जो मेरा दूसरा ऑफिस है, ओके। उसके अंदर अगर आप देखो, चीन पूरे साल में $2.89 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करता है और $1.89 ट्रिलियन का इंपोर्ट करता है। पूरे 1 ट्रिलियन का पूरे साल में उसका ट्रेड सरप्लस है। मतलब कि जितना वो माल बेचता है उससे वो कम खरीदता है अपने देश में। सर, तो उसका सीधा फर्क पड़ता है। जी जी सर, हाँ सर, एक चीज़ आपसे और समझेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तो जाएंगे ही हम लोग और उसको डीपली समझेंगे आपसे, लेकिन एक चीज़ समझना चाहूँगा। जैसे आप चाइना में भी हैं, वहाँ पर भी आपकी कंपनी है, इंडिया में भी है, वहाँ की भी स्टडी जी करते हैं। मैं आपसे समझना चाहूँगा, जिस तरह से डी डॉलराइजेशन की ओर बढ़ रहा है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, क्या लग रहा है इससे जो रीजनल करेंसी है, चाहे चाइना का युआन ले लें या इंडिया का रुपए ले लें, क्या इसमें स्ट्रेंथ मिलती हुई नजर आएगी आने वाले समय पर? कैसे देखते हैं इसे आप? जी, ब्रिक्स की जो अभी पीछे मीटिंग हुई थी उसके हिसाब से चाइना, इंडिया और रशिया एक कॉमन करेंसी बनाएगा। युआन पे नहीं जाया जाएगा। हम्म। वो एक कॉमन करेंसी में ये ट्रेड कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट ये होगा कि हम डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएंगे। हमें डॉलर के उसमें लेन देन ही नहीं करना पड़ेगा और सीधा रेमेबी और इंडियन रुपीस के अंदर हम ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। उससे सबसे बड़ा फायदा इंडिया को भी होगा, साथ में चीन को, रशिया को भी होगा। तो इससे यूएस को जरूर अभाव पड़ेगा, लेकिन वो हमारा देश और एशिया कंट्रीज ज्यादा इंप्रूव कर जाएंगी। जी बिल्कुल। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा। जिस तरह से हम लोग आपने कॉस्ट का जिक्र किया, थोड़ा सा इसका डीपली
मैं आपसे समझूंगा। जैसे जिस तरह से रुपए में उतार चढ़ाव होता है, करेंसी फ्लैक्चुएट करती है ज़बरदस्त, ऊपर नीचे गिरावट, हालांकि अभी तो काफ़ी वीकनेस भी दिख रही है। ऐसे में कॉस्ट, मार्जिन और कंपटीशन पर क्या इम्पेक्ट पड़ता है, थोड़ा सा एक एक करके एनालिसिस कीजिएगा सर। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हमारी कॉस्ट लगती है, मेजरली रॉ मटेरियल 80% की कॉस्ट लगा चुका होता है। उसके बाद जो मशीनरी पर्टिकुलर लगी हुई है और जो ऑयल हमें चाहिए होता है उसके लिए, उसको रन करने के लिए ऑयल चाहिए या गैसेस चाहिए, उसका सेकंड कॉस्ट आता है। तो इन दोनों कॉस्ट का इफेक्ट इसलिए ज़्यादा हो जाता है अगर डॉलर अप्रिशिएट कर जाता है और रुपया गिर जाता है, कि जो ऑयल है हमारे देश में ज़्यादा आयात होता है। हम्म। ठीक है, और मशीनरीज के बाद जो रॉ मटेरियल है वो भी बहुत ज्यादा आयात हो रहा है, जिसके कारण जिससे हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली वो महंगाई की तरफ चला जाता है। उससे तेल का महंगा होना, रॉ मटेरियल का महंगा होना, अपने आप ही फाइनल प्रोडक्ट जो आखिर में जो माल किसी को बेचना है वो महंगा हो जाता है। जी सर, एक चीज़ और आपसे समझें, करेंसी की वैलेटिलिटी पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं। सपोज आप लोग बिजनेस में हैं, कुछ बिजनेस प्लानिंग होती है, तो वो तो बहुत जोखिम में चले जाता होगा जिस तरह से करेंसी फ्लैक्चुएट करती है। जब करेंसी फ्लक्चुएट करती है, वो पूरे साल का 3 से 5% जो प्रॉफिट कमाना होता है किसी भी कंपनी को, चाहे एमएसएमई हो चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कोई कंपनी हो, वो सारा का सारा वाइप ऑफ भी हो सकता है। अगर इस तरीके से करेंसी डेप्रिशिएट करती रहेगी तो वो प्रॉफिट जो आखिर में एक कंपनी देखती है कि ईयरली प्रॉफिट बनेगा, वो प्रॉफिट बनता ही नहीं है, और वो पूरा साल मेहनत करके और इक्वल बैक टू स्क्वायर वन आ जाता है। उससे लॉस ही होता है अगर अगर फ्लक्चुएशन में गिरावट की तरफ ही जाता है रुपया तो। सर कई एक्सपर्ट्स ऐसा भी कहते हैं कि अगर रुपया कमज़ोर हो रहा है, या आमतौर पर ऐसा माना भी जाता है कि जो एक्सपोर्टर होते हैं उनको फ़ायदा होता है अगर इंडियन कोई एक्सपोर्टर है रुपया कमज़ोर होने पर। लेकिन क्या जो विदेशी खरीदार हैं वो ज़्यादा डिस्काउंट की भी डिमांड करते हैं क्या? ये कैसे देखते हैं आप इन दोनों चीज़ों को? रु- हाँ जी, रुपया गिरने से सिर्फ एक्सपोर्टर को ही फायदा होता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर सर्विसेज का हो रहा है, साथ में टेक्सटाइल्स का हो रहा है और फार्मास्यूटिकल का हो रहा है। इन तीनों में सबसे ज्यादा फायदा होता है अगर रुपया टूटता है तो, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल ज्यादातर इंडिया में ही मिल जाता है और उसको उसका बेनिफिट एक्सपोर्टर उठाता है। बट जब रुपये की वैल्यू गिरती है तो उस टाइम पे, सेम टाइम पे बायर भी यही पॉइंट उठाता है कि हमारे डॉलर की वैल्यू तो आपके यहाँ पर बेनिफिट कर रही है आपको, तो आप हमें डिस्काउंट दीजिए। तो उस टाइम पे वो नेगोशिएशन चालू होती है, तो जो बेनिफिट आ रहा होता है एक्सपोर्टर को वो भी थोड़ा सा रिड्यूस होता है। बट हाँ, रुपया टूटने से सिर्फ एक्सपोर्टर को फायदा है और रुपया टूटने से इंपोर्टर को नुकसान है। तो हमारा देश वैसे ही एक्सपोर्ट कम कर रहा है, इंपोर्ट ज्यादा कर रहा है। तो हम ईयरली अगर 100 बिलियन एक्स्ट्रा इंपोर्ट कर रहे हैं तो हम सीधा ही रुपए के हिसाब से $200 बिलियन का नुकसान ले रहे हैं अगर 88 से 90 आ जाता है विद इन 1 ईयर। तो जी 200 बिलियन रुपया कोई कम नहीं होता, बहुत बड़ा अमाउंट होता है किसी देश के लिए भी। जी बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाता है सिर्फ माइन्यूट फ्लैक्चुएशन से भी। हमारे साथ प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन दीपक मैनी जी भी जुड़ चुके हैं। दीपक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। सर थोड़ा लेट से जुड़े आप, विमर्श जी से बातचीत कंटिन्यू है। आपसे राय लूंगा, हम भी जो सर से पूछा था सवाल आपसे भी, कि इस इंडस्ट्री को आप कैसे देखते हैं, एमएसएमई इंडस्ट्रीज को स्पेशली, जिस तरह से रुपए में वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, रुपए में गिरावट देखने को मिलती है, इसका इम्पैक्ट कैसे पड़ रहा है, असर कैसे पड़ रहा है इस इंडस्ट्री पर? सर, सबसे बड़ा जो दिक्कत है रुपया गिरने से वो ये है कि रॉ मटेरियल की लागत बढ़ जाती है। जो मेजर इफेक्ट आता है, और रॉ मटेरियल की लागत आज की डेट में अगर आप कॉपर को, सिल्वर को या एल्युमिनियम को, किसी भी मटेरियल को देखते हैं, तो अब इंडस्ट्री का क्या है कि रेट इतनी जल्दी इंडस्ट्री मार्केट में बढ़ा नहीं पाती है। तो उसको ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है रॉ मटेरियल बढ़ने से। जैसे रेट इंक्रीज हुआ तो सारा बियर इंडस्ट्री को ही करना पड़ता है। सर एक चीज़ और समझूंगा, मैं आपसे भी समझूंगा, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी चीज़ और रुपए में गिरावट होती है तो उसका फ़ायदा मिलता है, जैसा विमर्श सर ने भी बताया। लेकिन सर क्या यहाँ पर जो विदेशी खरीदार है वो डिस्काउंट की भी डिमांड करते हैं क्या? हाँ, हमारे पास अभी बीच बीच में कुछ जैसे मेंबर्स के फोन आते हैं, गारमेंट वालों के साथ ये अक्सर देखने को मिला है कि अभी जैसे यूएसए के ऑर्डर्स थे
तो उन लोगों को डिस्काउंट के लिए डिमांड किया गया, किसी से 20% डिस्काउंट लिया गया, किसी से 10% डिस्काउंट लिया गया। वो डिमांड तो चलती है, ब्लैकमेलिंग थोड़ा बहुत तो होता ही है, जैसे ये सब चीजें होती हैं। विमर्श सर, मैं वापस आपके पास आना चाहूँगा। जैसे जी हम लोग वॉलेटिलिटी की ही बात कर रहे हैं, रुपए के उतार चढ़ाव का इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में सर एक्सपोर्ट ऑर्डर, कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन और पेमेंट साइकिल पर क्या असर पड़ता है? जनरली एक्सपोर्ट ऑर्डर्स पे और जो नेगोशिएशन होनी होती है वो ऑर्डर कंफर्म होने के टाइम पे फाइनल हो चुकी होती है, लेकिन उसी टाइम पे जो रिपीट ऑर्डर्स होते हैं उसी उसी को मद्देनजर रखते हुए उसमें रुपए का जितना प्रभाव पड़ा होता है, रुपया गिरा होता है, डॉलर की वैल्यू बढ़ी होती है, तो बायर हमेशा उसके अंदर थोड़ा सा डिस्काउंट की डिमांड करता है, और जिसके लिए एक्सपोर्टर्स को एग्री करना पड़ता है, लेकिन वो भी उस टाइम पे नेगोशिएट करके कोशिश करते हैं कि अपना प्रॉफिट उनका कम ना हो। दीपक सर, आपके पास आऊँगा। एमएसएमई में ही स्पेशली अगर देखें, जो छोटे और मझले निर्यातक हैं इंडस्ट्री में, वो करेंसी फ्लैक्चुएशन को कैसे देखते हैं, कितनी चुनौतीपूर्ण होती है उनके लिए ये? जो छोटे उद्योगपति हैं वो ज्यादा इस पे ध्यान दे नहीं पाते हैं, क्योंकि उन लोगों का बहुत ज्यादा वो उनका मेन ध्यान रहता है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। वो माल बनाकर टाइम पे देने के उसमें ही लगे रहते हैं। वो ज्यादा फ्लक्चुएशन की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। बस हाँ, उनको जब किसी का वहां से मान लो मैसेज या फोन आता है कि रेट का कुछ करना है, तो उसके लिए ही वो बातचीत कर पाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में ही होता है, जो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं। आपके पास आऊँगा विमर्श सर। थोड़ा सा और आपसे डीपली चीज़ें समझूंगा। ये तो हम लोग ने जो बातचीत की वो इम्पैक्ट की बातचीत की, लेकिन करेंसी रिस्क को मैनेज कैसे किया जाए? मतलब जो इंडस्ट्री चैलेंजेस फेस कर रही है रुपए की गिरावट को लेकर, जो रिस्क फैक्टर है इसको कैसे मैनेज करें? इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जैसे रॉ मटेरियल है उसका प्री परचेजिंग, मतलब समय से पहले ही उसका ऑर्डर बुक करके रखा जाए, जिससे रॉ मटेरियल का फ्लक्चुएशन रुपए के गिरावट से इफेक्ट ना करे। अगर रॉ मटेरियल पहले से प्री ऑर्डर करके रख दिया जाएगा तो उससे आपको पहले तो डिस्काउंट मिल जाएगा बल्क परचेजिंग का, और दूसरा जब रुपए की डेप्रिसिएशन आएगी वो उतना रॉ मटेरियल को अफेक्ट नहीं करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल मेजरली 60 to 80% कॉस्ट पे जाता है, और वो आपका पर्टिकुलर प्रोडक्ट की कॉस्ट बनाता है, जिसको आप आराम से कंट्रोल कर सकते हो अगर ईयरली प्लानिंग करी जाए। आगे और थोड़ा सा इंपोर्ट पर भी बातचीत करेंगे सर। तमाम चीज़ें जैसे आपने एक्सपोर्ट का बताया कि उसमें कुछ हद तक फ़ायदा मिलता है। अगर इंपोर्ट की बात की जाए, दीपक सर आपसे शुरू करूंगा, रुपए की कमजोरी की वजह से क्या कच्चे माल और इंटरमीडिएट जो गुड्स है उसकी कॉस्ट में कितनी बढ़ोतरी आप देख रहे हैं? अभी पिछले एक साल में लगभग जो भी इंपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है, वो लगभग 10% के आसपास का उसका असर आया है। तो मेनली क्या होता है, उसके कारण आपका जो ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ जाती है इंपोर्ट के कारण, अगर डॉलर बढ़ता है तो, क्योंकि कई जगह पे डॉलर डॉलर में ही रेट तय किए जाते हैं। तो उसका नुकसान तो ऑल इन ऑल सारा, जैसे सर ने बताया कि अभी आप इंपोर्ट मटेरियल पहले ही आप परचेज कर लो, तो मटेरियल देखिए, बड़ा बायर जो है, बड़ा परचेजर है, वो तो परचेज कर सकता है। जो छोटा बायर है वो कैसे परचेज करेगा? एमएसएमई के पास तो इतने फंड्स ही नहीं होते कि वो एक साल पहले प्लानिंग करके परचेज कर ले। तो नुकसान तो उसको झेलना ही पड़ता है रुपए में गिरावट का। तो सर इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन तो देखिए, सबसे बड़ा जो एमएसएमई के लिए सोल्यूशन है वो तो यही है कि जैसे ऑर्डर फाइनल होता है उसी टाइम ऑर्डर किया जाए रॉ मटेरियल का, क्योंकि रेट आप उसी हिसाब से डिसाइड करते हैं जब आपका ऑर्डर फाइनल होता है। तो आप उसी हिसाब से ऑर्डर फाइनल करते ही आप मटेरियल परचेजिंग के लिए अपना डिमांड फाइनल करें, ऑर्डर डालें, तो उसको परचेज करें, ताकि आपको उसका ज़्यादा नुकसान ना झेलना पड़े। इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं हो सकता। अब हाँ, सरकार इसमें फेवर कर सकती है। सरकार इसमें एक चीज कर सकती है कि कुछ एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए। इसके लिए मैंने लिखा भी था मिनिस्ट्री को जी। कि आप कोई ऐसा सिस्टम बनाएं जिसमें रॉ मटेरियल है वो कम से कम 1 मंथ के लिए उसके प्राइस फिक्स किए जाएं। वो बेनिफिट सरकार भी ले और एमएसएमई को भी दे उसका बेनिफिट। विमल सर आपके पास आना चाहूँगा, थोड़ा सा इस पर आपसे भी राय लूँगा
कि इस चीज़ को आप कैसे देखते हो? सरकार की तरफ से क्या कुछ स्टेप्स लिए जाने की ज़रूरत है इस तरह की इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, या समर्थन देने के लिए, सपोर्ट देने के लिए? अ, देखिए, एक टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री है और बाकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इसमें आपकी बल्क परचेजिंग ही होती है। टेक्सटाइल अपैरल में क्वार्टरली परचेजिंग होती है, जिसपे रुपए का इफेक्ट जो आता है उस पे आप कंट्रोल ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री जैसे सेमीकंडक्टर, अभी पीएलआई स्कीम साउथ में आई है इंजीनियरिंग और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की, उसके अंदर जितना भी रॉ मटेरियल अगर प्री परचेज क्वांटिटीज में रखा जाएगा तो फ्लक्चुएशन या डेप्रिसिएशन ऑफ रुपी इतना अफेक्ट नहीं करेगा। और इसमें उस टाइम पे सरकार भी है हेल्प करती है पीएलआई स्कीम्स में, कि वो बड़ी एमएसएमईज को या बड़ी एसएमईज को प्री फंडिंग अपॉर्चुनिटीज देती है, जिससे वो इस तरीके की फ्लक्चुएशन को झेल सके। तो मेरे हिसाब से इंपोर्ट पे कंट्रोल करने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है कि हम 6 मंथ्स की प्री प्लानिंग रखें, अगर साल की ना हो पाए तो। सर एक चीज़ और विमर्श सर आपसे समझूंगा मैं, जो कॉस्ट की बात हो रही थी इंपोर्ट कॉस्ट की, तो जब भी रुपए में गिरावट होती, नो डाउट जो इंपोर्ट कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका बोझ क्या सिर्फ कंज्यूमर पर ही डाला जा रहा है, या मार्जिन पर भी असर पड़ रहा है, या दोनों पर नजर आता है? सर इसे कैसे देख रहे हैं आप? ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 3 से 6 महीने तक जो इंपोर्ट की कॉस्ट अगर बढ़ चुकी होती है वो फाइनल प्रोडक्ट पे आराम से लागू हो जाती है। अगर तो सरकार बीच में इंटरवेन करती है तो रुपी का थोड़े टाइम के लिए फ्लक्चुएशन रोका जाता है, जिससे इंपोर्ट प्रोडक्ट पे जो कॉस्ट बढ़ी है वो फाइनल प्रोडक्ट पे नहीं दिखती है। बट 1 साल के अंदर जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ता है वो स्लोली ऐड हो जाती है, जो फाइनल कंज्यूमर को झेलनी ही पड़ती है। बट टाइम जरूर लगता है इसमें। दीपक सर आपके पास आऊँगा, क्या रुपए की कमजोरी ने प्राइसिंग और प्रॉफिट को सीधे तौर पर प्रभावित किया है? हाँ जी, बिल्कुल किया है। तो ऐसे इसको विस्तार से समझाइए ना सर, इस इंडस्ट्री को कैसे इम्पैक्ट सर पड़ रहा है? देखिए, जैसे अभी विमर्श जी ने बोला कि कॉस्ट जब जैसे पहले 6 महीने की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को झेलनी पड़ती है, जितनी भी इफेक्ट आता है। हाँ, उसके बाद का जो सारा वो है वो कंज्यूमर तक वो उसकी कॉस्टिंग पहुंच जाती है, बढ़ी हुई कॉस्टिंग जो है। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री को उस नुकसान को झेलना ही पड़ता है। मान लो आज आपने किसी चीज के लिए रॉ मटेरियल अरेंज किया, आज आपने रॉ मटेरियल आज 500 रुपए में अरेंज कर लिया आपने कोई आइटम, तो वो जब भी आप मार्केट में सेल करेंगे वो तो 2 महीने बाद साइकिल के हिसाब से मार्केट में बिकना है वो आइटम ने। तो आज तो आपने परचेज कर लिया आइटम, तो वो तो आपको जितने में खरीदा आपने, तो आपके रेट तो सारे फाइनल हैं। मान लो मैं किसी कंपनी में सप्लाई कर रहा हूँ या किसी के साथ ऑलरेडी मेरे ऑर्डर फाइनल हैं, तो वो मुझे पुराने रेट पे ही माल देना पड़ेगा ना। हम्म। तो वो नुकसान तो सारा इंडस्ट्री को, उस टाइम का जो नुकसान है वो 5-4 महीने का जो नुकसान है वो इंडस्ट्री को ही झेलना पड़ता है। वो मार्जिन स्क्वीज तो होता ही है ना उसमें। जी विमर्श सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जो इंपोर्ट पर निर्भर इंडस्ट्रीज हैं लोकल सोर्सिंग या वैकल्पिक देशों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं? क्या ऐसा कुछ नज़र आ रहा है? क्या इंडस्ट्री क्या चेंजेस ला रही है अपने में, अगर रुपए में गिरावट आती है तो? जी, इस टाइम पे हिंदुस्तान, इंडिया बहुत अच्छे से इम्प्रूव कर रहा है, इंडस्ट्रीज लगा रहा है जिसमें अच्छी अच्छी मशीनें इंडिया में इंपोर्ट हो रही है, जिसके इंपोर्ट के चलते इंडिया में काफ़ी अच्छी मैन्युफैक्चरिंग आएगी। बट इसमें टाइम लगेगा। जिस तरीके से चीन के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है फैक्ट्रीज का, इंडस्ट्रीज का, रॉ मटेरियल मेकिंग का, वो अभी इंडिया का भी हम बहुत पीछे लैग करते हैं। तो इस हिसाब से इंडिया में जिस तरीके की स्कीम्स आ रही हैं उसके हिसाब से इंडिया में जैसे इंडस्ट्रीज बनेंगी उसका बेनिफिट धीरे धीरे इंडिया को मिलने लग जाएगा, कि रॉ मटेरियल इंडिया में ही बने और इंडिया में ही वो प्रोडक्ट फाइनली मशीन्स पे बने और इंडिया से फिर एक्सपोर्ट हो। हमारा डेफिसिट कम होगा, हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड सरप्लस अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम अपने आप ही फायदा देखने को कहेंगे, और उस टाइम पे रुपए की वैल्यू भी डेप्रिशिएट होना बंद हो जाएगी। जिस तरीके की आज आप चीन में देख सकते हो, जहां मैं बैठा भी हूँ, कि आज यहाँ पे एप्रिसिएशन हो रही है आरएमबी की कंपेयर टू डॉलर, एंड इंडिया में अभी डेप्रिसिएशन हो रही है क्योंकि अभी हम पीछे हैं। तो इसमें थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन सारा सेक्टर सप्लाई चेन में अगर इम्प्रूव करता है तो वो सारे के सारे प्रोडक्ट इंडिया में बनने शुरू होंगे, जिससे इंडिया का अपना विश्व में नाम भी होगा और प्रोडक्ट भी अच्छा बनेगा।
जी बिल्कुल। विमल सर, दीपक सर, एक आखिरी सवाल रहेगा, आप दोनों से एक एक करके राय लूंगा। विमल सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा, इंडस्ट्री को क्या सुझाव देंगे इस वक्त, किन चीज़ों पर ध्यान रखना चाहिए इस इंडस्ट्री को, कैसे जो चीज़ें हैं कैसे मेंटेन किया जाए, एक आखिरी सुझाव चाहेंगे सर आपसे। मेरे हिसाब से हिंदुस्तान के अंदर जितनी एमएसएमईज है उनको मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग मशीनरीज को पहले इंपोर्ट करना चाहिए, उसकी लर्निंग करनी चाहिए और उनकी मैन्युफैक्चरिंग विद इन इंडिया करनी चाहिए। अभी लास्ट ईयर का 24-25 का इंपोर्ट का डाटा ये कहता है कि 113 बिलियन का इंपोर्ट हुआ, जिसमें से सिर्फ 27 बिलियन का मशीनरी इंपोर्ट था, सारा बाकी सारा अराउंड 70 बिलियन का प्रोडक्ट इंपोर्ट था। जब तक हम उस प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना नहीं बंद करेंगे तब तक इंडिया में वो चीज़ नहीं आएगी जो हमें चाहिए दुनिया को बेचने के लिए। तो उसको बनाने के लिए इस टाइम पे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी और इंडस्ट्री लगाना बहुत जरूरी है। तो वही मेरा सुझाव रहेगा कि एमएसएमई इंक्रीज होनी चाहिए। स्टेट्स जैसे कि उड़ीसा, बिहार, इवन यूपी और ये सारी जगह यहाँ पे बड़ी इंडस्ट्री लगनी चाहिए। सिर्फ गुजरात या महाराष्ट्र या साउथ ऑफ लाइक तमिलनाडु वगैरह में इंडस्ट्री नहीं रहनी चाहिए। जी बिल्कुल। यहाँ पर दीपक सर आपसे भी राय जानना चाहूँगा, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे इंडस्ट्री को। सर मेरे हिसाब से दो चीज हैं, एक तो रुपए में व्यापार ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए सरकार को, और दूसरा ये कि जितना भी डेवलपमेंट के ऊपर एमएसएमई खर्च करेंगे, जितना नई टेक्निक के ऊपर खर्च करेंगे उतना ही बेहतर रहेगा इंडस्ट्री के लिए। नई टेक्निक लाएं, नई टेक्निक के ऊपर काम करें और ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट पे ध्यान दें। इंपोर्ट कम करें, एक्सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा। और सरकार को भी इसमें काफी अभी इंडिया में इंडस्ट्री को मदद करने की जरूरत है। जैसे जगह जगह सेमिनार्स कराए जाएं, बाहर विदेश दौरे पे इंडस्ट्रीज को लेके जाएं, एमएसएमईज को, उनको नई नई मार्केट सर्च करके बताएं कि यहाँ हम लोग ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे अभी ऑस्ट्रेलिया के लिए काफी कुछ वो हुआ है, अभी उन्होंने माफ किया है। तो अभी इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि अलग अलग मार्केट्स, बहुत छोटी छोटी मार्केट ऐसी हैं जहां लोग डायरेक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और उसका बहुत ज्यादा फायदा इंडियन गवर्नमेंट को और लोगों को मिल सकता है। जी बिल्कुल। ये ओवरऑल राय है एमएसएमई इंडस्ट्रीज़ को लेके कि रुपए की गिरावट या जो वोलेटिलिटी है रुपए की उतार चढ़ाव का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। सर ने बेहतरीन ढंग से समझाया, दीपक सर है, विमल सर है। विमल सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चाइना से आपने समय निकाला, यहाँ पर जुड़े, बातचीत किए। दीपक सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आगे भी हम लोग सर अलग अलग शोज़ करते हैं एमएसएमईज़ पर, तो आगे भी इन्विटेशन देते रहेंगे, आपको बुलाते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दीपक सर, विमल सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिज जी, अच्छा लगा आपसे बात करके। जी सर, ये एमएसएमई डायरी शो है हमारा। जी सर, ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान हम लोग तमाम एमएसएमई इंडस्ट्रीज पर बातचीत करते हैं। इस बार रुपए की गिरावट पर चर्चा की गई कि रुपए की गिरावट से इंपोर्टर एक्सपोर्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, एमएसएमई इंडस्ट्रीज पर क्या असर पड़ता है और इसका क्या कुछ सोल्यूशन है, उस पर भी राय ली गई है। तो आप लोग भी ये वीडियो देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और द बोनस को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया।